हेलो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री की इस लेक्चर सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर्व ऑन सरफेसेस के अंदर जो आते हैं, डायरेक्शन कोफिशिएंट एंड रेशियोज, ये कवर करेंगे। साथ ही टेंजेंट प्लेन के अंदर अगर आपको यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल आप किस तरह से निकाल सकते हैं। कोई भी दो वेक्टर टेंजेंट प्लेन के अंदर अगर आपको दे रखे हैं उनके बीच का एंगल आप किस तरह से निकाल सकते हैं। और साथ ही अगर कोई भी दो पैरामेट्रिक कर्व आपको दे रखे हैं तो उनके बीच का एंगल आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही इस लेक्चर के अंदर हम ट्रेजेक्ट्री और साथ ही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व क्या होती है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्शन कोफिशिएंट्स एंड रेशियो पर। तो एक चीज यहां से अपने को क्लियर रहे कि जो डायरेक्शन कोफिशिएंट्स यहां पर हम बोल रहे हैं, डायरेक्शन कोफिशिएंट्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस हमने पढ़े हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो दो चीजें यहां पर है, एक तो हमने पढ़े कर्व इन स्पेस, कर्व इन स्पेस। ठीक है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर वो पढ़ रहे हैं हम कर्व ऑन सरफेस, कर्व ऑन सरफेस। कर्व ऑन सरफेस ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये तो कोई भी 3D के अंदर कोई भी कर्व बन रहा है, कर्व इन स्पेस। और कर्व ऑन सरफेस का मतलब क्या है कि ये कर्व सरफेस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस पर लाई कर रहे हैं। और ये जो कर्व यहां पर बन रहे हैं इनके लिए हमने ये देखा है कि सरफेस पर लाई किस तरह से कर रहे हैं ये कर्व। ये मैं एक बार थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। यहां पर इस तरह से देखो, सरफेस का इक्वेशन हम ये ले रहे हैं, आर वेक्टर इज फंक्शन ऑफ u कोमा v। तो आर वेक्टर अगर u कोमा v का फंक्शन है उस केस में हमने ये देखा है कि अगर u इक्वल टू में क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, सपोज u इक्वल टू कांस्टेंट, उस केस में क्या होगा, r वेक्टर केवल किसका फंक्शन बचेगा, v का फंक्शन, और ये क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। तो ये कर्व सरफेस के इक्वेशन की सहायता से हमने निकाला है, इसलिए ये कहलाएगा कर्व ऑन सरफेस। ठीक है, सरफेस के इक्वेशन की सहायता से फाइंड किया है। तो ये कर्व निश्चित रूप से सरफेस के ऊपर लाई करेंगे। तो इन्हीं के लिए हम जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसको डायरेक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। और स्फेयर के सरफेस के लिए आपको पता है कि अगर कोई भी सरफेस है तो सरफेस का अगर कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट पर तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। कौन कौन से, एक तो r1 वेक्टर, r1 वेक्टर, ठीक है, जो कि u कर्व का टेंजेंट है। एक v कर्व का टेंजेंट आपका हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, r2 वेक्टर, r2 वेक्टर। और टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, कौन सा, नॉर्मल वेक्टर। तो किसी भी सरफेस के किसी पॉइंट पर तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हम लेते हैं, कौन कौन से, n कैप, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। अब अगर टेंजेंट प्लेन की हम बात करें तो टेंजेंट प्लेन के अंदर किसी भी वेक्टर को हमेशा r1 और r2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। लास्ट लेक्चर में हमने वेनगार्टन इक्वेशंस आपको समझाए कि अगर कोई भी वेक्टर आपके पास है टेंजेंट प्लेन के अंदर, उसको आप हमेशा r1 और r2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि डायरेक्शन कोफिशिएंट, डायरेक्शन कोसाइंस को ही हम बोल रहे हैं, ध्यान रहे आपको। अगर कर्व इन स्पेस है तब डायरेक्शन कोसाइंस बोल देते हैं, यहां पर कर्व ऑन सरफेस है तो डायरेक्शन कोफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है, ये है इन जनरल जो इनका मीनिंग है वो एक ही है। अब यहां पर मैं ले रहा हूं कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है, कहां पर, टेंजेंट प्लेन के अंदर, तो टेंजेंट प्लेन के अंदर वेक्टर है तब इसको निश्चित रूप से r1 r2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो यूनिट वेक्टर है, टेंजेंट प्लेन के अंदर है, तो इसके अंदर जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो r1 r2 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, तो जो कोफिशिएंट मैंने यहां पर लिए वो क्या है, l और m, l और m। तो l और m यहां पर क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। और अगर सरफेस का कोई भी पॉइंट आप p ले रहे हो, p जिसके कोऑर्डिनेट्स u कोमा v है, u कोमा v, तब इस पॉइंट p पर अगर टेंजेंट यूनिट वेक्टर e वेक्टर इक्वल टू एल r1 प्लस एम r2 हम लिख रहे हैं, तब l और m की वैल्यू का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, l इक्वल टू डी यू बाई डी एस
और m इक्वल टू होगा dv बाई ds। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट वेक्टर जब भी आप लिखते हो तो क्या करते हो आप, पॉइंट जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उनका डेरिवेटिव कर देते हो आप। तो यहां पर पॉइंट में p के कोऑर्डिनेट u, v अगर ले रहा हूं, उस केस में du बाई ds और dv बाई ds ये आपके टेंजेंट वेक्टर या यूनिट टेंजेंट वेक्टर के क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोफिशिएंट कहलाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है आपका, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर यूनिट वेक्टर है टेंजेंट प्लेन के अंदर, ठीक है, किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स u, v हैं, उसके लिए अगर आपसे कहा जाए कि डायरेक्शन कोफिशिएंट क्या होंगे, तो आप बताएंगे कि L इक्वल टू किसके होगा, du बाई ds के, m इक्वल टू किसके होगा, dv बाई ds के, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, अब ध्यान रहे यहां पर वेक्टर के साथ मैंने यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है, दूसरे केस में कोई भी वेक्टर है और वेक्टर अगेन कहां पर है, टेंजेंट प्लेन में, तो टेंजेंट प्लेन के वेक्टर को निश्चित रूप से हम r1 और r2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लेकिन अब यहां पर जो आ रहे हैं कौन, एक तो लैम्डा और दूसरा क्या है, म्यू, ये यहां पर डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे। लैम्डा और म्यू को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। और यहां पर डायरेक्शन रेशियोज को जब डायरेक्शन कोसाइंस में या डायरेक्शन कोफिशिएंट्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने, L इक्वल टू किसके होगा, लैम्डा अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से m किसके बराबर होगा, म्यू अपॉन और जो ए वेक्टर हमारा है उसका मैग्नीट्यूड। यही तो करते हैं अपन, डायरेक्शन कोसाइंस लिखने के लिए ए वेक्टर अपॉन क्या कर देते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। उस केस में डायरेक्शन रेशियो आपके डायरेक्शन कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो ए वेक्टर अगर ये है तो आप देख सकते हो ए वेक्टर का मोड स्क्वायर किसके बराबर होगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो लैम्डा स्क्वायर हो गया, r1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, e के, प्लस 2 इंटू लैम्डा म्यू, फिर r1 डॉट r2 क्या हो जाएगा, f, और प्लस म्यू स्क्वायर और r2 स्क्वायर क्या हो गया, g। तो ए वेक्टर का मोड क्या हो जाएगा, इसका रूट, यही तो आ रहा है नीचे देखो आप, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन ए वेक्टर का मोड कर दिया और म्यू अपॉन ए वेक्टर का मोड, तो ये यहां पर क्या कहलाएंगे आपके, अगर लैम्डा और म्यू डायरेक्शन रेशियो है तो इन फॉर्मूला की सहायता से इनको हम डायरेक्शन कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट यहां पर आ रहा है हमारे पास, डायरेक्शन कोफिशिएंट्स ऑफ यू कर्व एंड वी कर्व। आपसे अगर ये पूछा जाए कि यू कर्व के टेंजेंट के डायरेक्शन कोफिशिएंट क्या होंगे, तो आपको पता है कि यू कर्व के लिए टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, r1 वेक्टर। तो r1 वेक्टर को आप r1 r2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं यू कर्व के लिए लिख रहा हूं, यू कर्व के लिए r1 वेक्टर यू कर्व का टेंजेंट वेक्टर है, तो r1 वेक्टर को r1 और r2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह लिख सकते हो, 1 इंटू r1 वेक्टर और प्लस 0 इंटू r2 वेक्टर। ये r1 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि लैम्डा किसके बराबर हो गया, 1 के, और म्यू इक्वल टू किसके हो गया, 0 के। तो यहां से आप L और M की वैल्यू लिख सकते हो। देखो L क्या बनेगा, लैम्डा की वैल्यू तो 1 है, लैम्डा मैंने 1 रखा, अपॉन इसमें म्यू इक्वल टू मैंने 0 रख दिया और लैम्डा इक्वल टू 1, तो रूट ई बना, रूट ई, ये तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, और कॉमा म्यू, दूसरा क्या देखना है हमें, M की वैल्यू निकालने के लिए क्या रख रहे हैं अपन, म्यू इक्वल टू जैसे 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, तो 1 अपॉन रूट ई, यानी ये L बन गया, ये M बन गया। तो अगर यू कर्व आप ले रहे हो तो यू कर्व के टेंजेंट के डायरेक्शन कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 1 अपॉन रूट ई कोमा 0, ये तो डायरेक्शन कोफिशिएंट्स होंगे। अगर केवल डायरेक्शन रेशियो की बात की जाए तो 1 कोमा 0 होंगे। ठीक है, वो यहीं से देख रहे हो आप, 1 लैम्डा की जगह आ रहा है, म्यू की जगह क्या आ रहा है, 0, तो डायरेक्शन रेशियो 1 कोमा 0 होगा, डायरेक्शन कोफिशिएंट 1 अपॉन रूट ई कोमा 0। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि वी कर्व के लिए डायरेक्शन कोफिशिएंट्स क्या होंगे, तो वी कर्व का टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, r2 वेक्टर। r2 वेक्टर को भी आप r1 r2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 0 r1 वेक्टर और प्लस 1 इंटू r2 वेक्टर। तो अब लैम्डा की जगह तो क्या आ रहा है, 0, और म्यू की जगह क्या आ रहा है, 1, तो यहां से आप L की वैल्यू निकाल सकते हो। लैम्डा इक्वल टू 0 रखा तो L 0 हो गया, और M इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1 रख रहे हो, लैम्डा की वैल्यू 0 रख रहे हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट जी। ठीक है, तो इसका मतलब 0 कोमा 1 अपॉन रूट जी, ये आपके वी कर्व के टेंजेंट के डायरेक्शन कोफिशिएंट है। अगर केवल डायरेक्शन रेशियो देखने हैं तो अपन लैम्डा कोमा म्यू की वैल्यू रख देंगे, यानी 0 कोमा 1, 0 कोमा 1 वी कर्व के टेंजेंट के डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे।
ठीक है, तो यहां से आपको 3 फॉर्मूले मैंने बताए इसके अंदर। सबसे पहला, जबकि टेंजेंट वेक्टर के अंदर या टेंजेंट प्लेन के अंदर अगर आपको यूनिट वेक्टर दे रखा है तो डायरेक्शन कोफिशिएंट आप किस तरह लिख सकते हैं। अगर आपको टेंजेंट, दूसरा पॉइंट, अगर टेंजेंट वेक्टर के अंदर कोई भी, टेंजेंट प्लेन के अंदर कोई भी वेक्टर आपको दे रखा है तो उसके डायरेक्शन कोफिशिएंट कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है कि यू कर्व और वी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन कोफिशिएंट आप किस तरह से लिख सकते हैं। ये 3 रिजल्ट इसमें अपन ने किए। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो है एंगल बिटवीन पैरामीट्रिक कर्व। ठीक है, एंगल बिटवीन पैरामीट्रिक कर्व। अगर पैरामीट्रिक कर्व आपके पास है, उनके बीच का एंगल आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रहे, पैरामीट्रिक कर्व कौन से होते हैं? 2 पैरामीट्रिक कर्व बनते हैं। एक तो यू कर्व बनता है, यू कर्व, और दूसरा बनता है वी कर्व। ठीक है, ये पैरामीट्रिक कर्व कहलाते हैं। पैरामीट्रिक कर्व किस तरह से बनते हैं? आपको पता है कि एक यू फैमिली का कर्व है, एक वी फैमिली का कर्व है। ठीक है, और ये कर्व किस पर बनते हैं? सरफेस पर। तब ये निश्चित रूप से किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर सपोज यू कर्व का टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने R1 वेक्टर नाम दे दिया। और इस पर सपोज वी कर्व का टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसको सपोज मैंने R2 वेक्टर नाम दे दिया। इन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, तब ये थीटा इन दोनों कर्व के बीच का एंगल कहलाएगा। क्योंकि कभी भी अगर 2 कर्व आपको दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आप उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैंने यू कर्व का टेंजेंट क्या बना दिया? R1, वी कर्व का टेंजेंट क्या बनाया? R2। अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो 2 जो पैरामीट्रिक कर्व बने उनके बीच का एंगल थीटा है, या यहां पर सपोज एल्फा मान लो आप, थीटा रहने तो क्या मान लिया? एल्फा। तो कोस एल्फा क्या होगा? देखो फॉर्मूला, R1 R2 के बीच का एंगल R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R2। R1 डॉट R2 किसके बराबर होता है? F के। और आपको पता है E किसके बराबर होता है? R1 स्क्वायर। इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, R1 मोड स्क्वायर, यानी R1 मोड किसके बराबर आ जाएगा? R1 मोड इक्वल टू किसके आ गया? रूट E के। इसी तरह से R2 का मोड क्या आ जाएगा? रूट G। तो ये नीचे वाली वैल्यू आ गई। तो आप कोस एल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं F अपॉन रूट EG। साइन एल्फा का फॉर्मूला, अगर 2 वेक्टर आपको दे रखे हैं, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल एल्फा है, देन साइन एल्फा क्या होता है? R1 क्रॉस R2 का मोड अपॉन R1 मोड R2 मोड। R1 क्रॉस R2 का मोड किसके इक्वल होता है? H के। और R1 का मोड रूट E होगा, R2 का मोड रूट G होगा। तो ये फॉर्मूला आ गया। दोनों को आप डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं? टेन एल्फा। तो टेन एल्फा इक्वल टू किसके हो गया? H अपॉन एल्फा। इसी के साथ आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख सकते हैं, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ पैरामीट्रिक कर्व। पैरामीट्रिक कर्व, आपसे कहा जाए कि 2 पैरामीट्रिक कर्व अगर ऑर्थोगोनल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? तो एल्फा इक्वल टू किसके होगा? π/2 के। दिस इंप्लाइज cos एल्फा इक्वल टू किसके हो गया? 0 के। cos एल्फा की जैसे ही वैल्यू 0 रखोगे तो f इक्वल टू किसके आ गया? 0 के, यानी R1 डॉट R2 इक्वल टू 0। तो 2 कर्व के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या है? f इक्वल टू किसके होगा? 0 के। ठीक है, तो ये तो पैरामीट्रिक कर्व के बीच हमने एंगल डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद है एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स इन टेंजेंट प्लेन। अब कह रहा है कि टेंजेंट प्लेन के अंदर अगर 2 यूनिट वेक्टर लें, उनके बीच का एंगल हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। ये मान लिया मैंने कि 2 यूनिट वेक्टर टेंजेंट प्लेन में, पहला यूनिट वेक्टर E1 कैप है, और E1 कैप के लिए मैंने सपोज डायरेक्शन कोफिशिएंट मान लिए L1, M1। दूसरा टेंजेंट प्लेन के अंदर जो वेक्टर लिया मैंने यूनिट वेक्टर, उसको मैंने E2 कैप मान लिया, और सपोज E2 कैप के डायरेक्शन कोफिशिएंट्स हैं L2, M2। ठीक है, और इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का एंगल अगर क्या है? सपोज थीटा। क्या मान लिया मैंने? थीटा। तब ये फॉर्मूले जो ऊपर लिखे हुए हैं, cos थीटा इक्वल टू किसके होगा? L1 L2 इंटू E। ठीक है, L1 L2 इंटू E प्लस M1 M2 इंटू किसके है? G के। और एक टर्म क्या है? L1 M2 और प्लस L2 M1 इंटू F। ये तो cos की वैल्यू होगी। साइन किसके बराबर होगा? साइन थीटा इक्वल टू साइन इक्वल टू H इंटू
L1 M2 माइनस L2 M1। और इन जनरल इस फॉर्मूले को इस तरह भी काम में लेते हैं, H इंटू मोड L1 इंटू M2 है यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, L1 इंटू M2, L1 इंटू M2, ठीक है, L1 मोड L1 M2 और माइनस L2 इंटू M1 का मोड, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही काम में लेते हैं। और टेन थीटा आप फाइंड कर सकते हैं, साइन को किससे डिवाइड कर देंगे, कोस से, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये करके टेन थीटा। तो H इंटू किसके हो गया, L1 M2 माइनस L2 M1 आ गया ऊपर तो, और नीचे L1 L2 इंटू E प्लस L1 M2 प्लस L2 M1 इंटू F और प्लस M1 M2 इंटू G। ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, टेन थीटा का। तो इस तरह से अगर दो यूनिट वेक्टर आपको दे रखे हैं, किसके अंदर, टेंजेंट प्लेन के अंदर, पहले यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कोफिशिएंट्स L1 M1 है, दूसरे के L2 M2 है, तब उनके लिए cos थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूले आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अपन लिखें, अभी तक आपको क्या, लास्ट वाला जो आर्टिकल या लास्ट वाला जो अपन ने कंडीशन की थी वो किसकी थी, दो यूनिट वेक्टर की। अब क्या है, अगर टेंजेंट प्लेन के अंदर कोई भी दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सपोज एक आपको ए वेक्टर दे रखा है, दूसरा आपको बी वेक्टर दे रखा है, तो अब यूनिट वेक्टर नहीं है तो डायरेक्शन कोफिशिएंट होना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो इसका डायरेक्शन रेशियो लैम्डा 1 कोमा म्यू 1 मान लिया, और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो लैम्डा 2 कोमा म्यू 2 मान लिया। अब इन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है, तब जो फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू किसके होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू ई प्लस लैम्डा 1 म्यू 2 प्लस लैम्डा 2 म्यू 1 इंटू एफ प्लस म्यू 1 म्यू 2 इंटू जी, ये तो ऊपर आ गया, अपॉन पहला वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे आप। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने वहां बताया था आपको, लैम्डा 1 म्यू 1 के लिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ई लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस जी म्यू 1 स्क्वायर की पावर 1/2। फिर दूसरा वेक्टर है लैम्डा 2 म्यू 2 जिसके डायरेक्शन रेशियो है, इसके मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ई लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस जी म्यू 2 स्क्वायर पावर 1/2। तो ये फॉर्मूला तो कॉस का हो गया। सेम चीज साइन के लिए आप देखें, साइन के लिए ऊपर तो क्या आ गया, h इंटू लैम्डा 1 म्यू 2 माइनस लैम्डा 2 म्यू 1 और अपॉन नीचे वाली टर्म सेम वही है, ठीक है। टेन के लिए क्या करेंगे, टेन के लिए फिर से वही साइन थीटा अपॉन क्या करना है, कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे तो टेन थीटा आ गया। तो ये रिजल्ट मेरे पास यहां से आ गया। ऊपर जो मैंने रिजल्ट किया है उसमें अगर मैं देखूं एक चीज, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, देखो यहां से अगर मैं ये निकालना चाहूं, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होगा, थीटा इक्वल टू किसके होगा, π/2 के, दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल टू किसके हो गया, 0 के। तो cos की वैल्यू 0 रख देंगे cos थीटा की, तो क्या आ जाएगा यहां से L1 L2 इंटू ई प्लस L1 M2 और प्लस L2 M1 इंटू एफ प्लस M1 M2 इंटू जी इक्वल टू 0। तो ये दो वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होने की क्या है, कंडीशन है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर जो अभी ये फॉर्मूले हमने देखे हैं, यहां पर भी अगर मैं लिखना चाहूं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, तो वो क्या होगी, देखो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होगा, अगेन वही cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि थीटा π/2 होगा। तो cos को जैसे ही आप 0 लिखेंगे, डिनोमिनेटर तो 0 में मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर ये बनेगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू ई प्लस लैम्डा 1 म्यू 2 और प्लस लैम्डा 2 म्यू 1 इंटू एफ और प्लस म्यू 1 इंटू म्यू 2 जी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी हो गई जब आपको क्या दे रखा है, यहां पर डायरेक्शन रेशियो या कोई भी वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसके अंदर है
एंगल बिटवीन यू कर्व एंड एनी डायरेक्शन। यू कर्व का किसी भी डायरेक्शन से एंगल क्या होगा, इसी तरह से वी कर्व का किसी भी डायरेक्शन से एंगल क्या होगा। सपोज आपको ये देखना है सबसे पहले नंबर पर एंगल बिटवीन यू कर्व एंगल बिटवीन यू कर्व एंड एनी डायरेक्शन ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से देखेंगे, सपोज यू का कोई भी जो डायरेक्शन आपको दे रखी है, डायरेक्शन एनी डायरेक्शन, एक तो क्या दे रखा है आपको, एनी डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन कोफिशिएंट्स मान लेता हूं मैं क्या, du बाई डी एस और dv बाई डी एस। और दूसरा आपको क्या दे रखा है, यू कर्व के टेंजेंट के डायरेक्शन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, मैंने अभी निकलवाए थे ऊपर आपको, 1/√e, 0। इन दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। सपोज इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो ये तो आपका हो गया L1 M1 और ये आपका क्या हो गया, L2 M2। अब इन दोनों के बीच का एंगल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L1 L2 इंटू E प्लस L1 M2 प्लस L2 M1 इंटू F और प्लस M1 M2 इंटू G। ये फॉर्मूला है, करो अप्लाई। L1 L2 करें तो 1/√e, 1/√e आ गया, इंटू du बाई डी एस इंटू किसके, e के, प्लस L1 इंटू M2 करूं मैं तो 0 हो गया क्योंकि M2 की वैल्यू 0 है। L2 इंटू M1 जब हम करेंगे तो 1/√e इंटू किसके है, dv बाई डी एस और इंटू एफ के आ गया, और M1 M2 करेंगे तो 0 आ गया। यानी फॉर्मूला ये बन गया 1/√e, तो मैंने बाहर लिख दिया, और e du बाई डी एस और प्लस f dv बाई डी एस। तो ये आपका cos थीटा आ गया। अगर आपको साइन थीटा फाइंड करना है, सपोज साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, h इंटू मोड L1 M2 और माइनस L2 इंटू M1, इसका मोड। यानी ये क्या हो जाएगा, h इंटू L1 इंटू M2 करेंगे तो 0, L2 इंटू M1 करेंगे, L2 इंटू M1 तो 1/√e और dv बाई डी एस, ठीक है। मोड ले रखा है तो प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ना नहीं, तो h/√e हो गया और dv बाई डी एस। ये आपका साइन थीटा आ गया। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूं तो टेन थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर कर मैं क्या निकाल सकता हूं, टेन थीटा। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा कर सकते हो आप, किसके लिए, वी कर्व के लिए। तो कोई भी डायरेक्शन तो क्या दे रखी है आपको, du बाई डी एस और dv बाई डी एस, ये तो डायरेक्शन। दूसरा क्या होगा, वी कर्व के लिए क्या लेंगे, 0,√g, 1/√g। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, L1 M1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, L2 M2। अब इन दोनों के बीच का एंगल सपोज फाई है तो cos फाई sin फाई, यही फॉर्मूले अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है एंगल यू कर्व का, आपको किसी भी डायरेक्शन से देखना है, या वी कर्व का एंगल आपको किसी भी डायरेक्शन से देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक है वो है फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है फैमिली ऑफ कर्व। ये जो इक्वेशन है इस टाइप से लिखा हुआ है, फाई ऑफ यू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्योंकि यू और वी में रिलेशन है, इसका मतलब यू और वी डिपेंडेंट हो गए, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स आप लोगे तो अलग अलग कर्व आपको मिलेंगे, इसलिए ये क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ कर्व। इसका जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखते हैं फैमिली ऑफ कर्व का, तो वो किस तरह से लिखेंगे, डेल फाई बाई डेल यू, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका du, और प्लस डेल फाई बाई डेल वी dv इक्वल टू 0 आ जाएगा। डेरिवेटिव कर दिया इसका मैंने, इसको मैंने सपोज p मान लिया
और इसको सपोज मैंने क्या मान लिया Q, तो P du प्लस Q dv इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, पहला पॉइंट। इसके बाद आता है मेरे पास ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा देखो, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री को किस तरह से डिफाइन करते हैं। सपोज कोई भी फैमिली ऑफ कर्व आपको दे रखी है और आपको पता है कि किसी सेम फैमिली के कोई भी दो कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये सपोज फैमिली ऑफ कर्व है और ये मैंने कोई भी कर्व सी लिया और कर्व सी इस तरह का है कि वो सभी मेंबर्स के साथ सेम रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर इस कर्व के साथ इसका एंगल थीटा है तो इसके साथ भी थीटा होगा, इसके साथ भी थीटा होगा, इसके साथ भी थीटा होगा, इसके साथ भी, यानी कर्व सी का हर एक कर्व से एंगल क्या है, इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि सेम रूल फॉलो कर रहा है। तो ये कर्व क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। और अगर ये एंगल हर एक कर्व के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तब इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा ट्रेजेक्ट्री बोल देंगे, अल्फा ट्रेजेक्ट्री। और अगर एंगल अल्फा की वैल्यू π/2 है, यानी हर एक मेंबर के साथ π/2 एंगल बना रहा है, तब इसे फिर हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो कोई भी कर्व जो किसी फैमिली को कट कर रहा है और हर एक मेंबर को किसी सर्टेन रूल से कट कर रहा है, तब वो कर्व क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्ट्री। हर एक मेंबर को अल्फा एंगल पर कट कर रहा है तो अल्फा ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। हर एक मेंबर को π/2 एंगल पर कट कर रहा है तब उसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अगर आपको कोई भी फैमिली दे रखी है और उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आपको फाइंड करना है तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन ये है, किस तरह से आया देखो ये इक्वेशन। गिवन फैमिली ये है आपके पास, ये तो गिवन फैमिली है, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। देखो आप du अपॉन किसके आ जाएगा, -q के, और इक्वल टू dv अपॉन किसके आ गया, p के। ये लिख सकते हो आप इसको, यानी कि इसके लिए du, dv की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, -q, p, -q, p, ठीक है। अब इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ये तो डायरेक्शन रेशियो इस गिवन फैमिली के, ऑर्थोगोनल फैमिली के डायरेक्शन रेशियो ये मान लिए मैंने सपोज ΔU, ΔV, ये, यानी कि ये तो क्या दे रखा है आपको, λ1 और μ1, और ये यहां पर क्या हो गया मेरे पास, λ2 और μ2। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है तो कंडीशन क्या लगाएंगे अपन, कंडीशन ये लगेगी λ1 λ2 इंटू ई प्लस λ1 μ2 प्लस λ2 μ1 इंटू एफ और प्लस μ1 μ2 इंटू जी इक्वल टू 0। इसमें ये वैल्यू रखेंगे, λ1 μ1 की जगह तो -q और p रखेंगे, और ΔU ΔV किसकी जगह लिख रहा हूं मैं, λ2 और μ2 की जगह। जब ये वैल्यू रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसका कहलाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का। तो इसी तरह से जब क्वेश्चन हम करेंगे तो गिवन फैमिली से DU DV निकाल लेंगे, जिसको λ1 μ1 मान लेंगे, इसकी ऑर्थोगोनल फैमिली को ΔU ΔV मान लेंगे, यानी कि λ2 μ2, और फिर दोनों पर क्या अप्लाई करेंगे, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। वहां से हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया हुआ है यहां पर नंबर 4, ऑन ए गिवन फैमिली ऑफ सरफेस ए फैमिली ऑफ कर्व एंड देयर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज कैन ऑलवेज बी चूजन एज पैरामीट्रिक कर्व। ये कह रहा है कि अगर कोई भी फैमिली दे रखी है आपको, किस तरह से, एक तो आपको सपोज गिवन फैमिली तो ये ले ली मैंने, फाई uv इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो गिवन फैमिली। फिर इसकी ऑर्थोगोनल फैमिली निकालोगे, उसको मैंने साई मान लिया, साई ऑफ uv इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो गिवन फैमिली को अगर मैं सपोज u स्टार मान लूं और इसके ऑर्थोगोनल फैमिली को सपोज मैं v स्टार मान लूं, तब कह रहा है कि ये दोनों, इन दोनों का जो बिहेवियर है वो किस तरह का होगा, पैरामीट्रिक कर्व की तरह। पैरामीट्रिक कर्व में क्या होता है, u और v इंडिपेंडेंट होते हैं, तो यहां पर कहने का मतलब है u स्टार और v स्टार क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। यानी कि जो दो फैमिली बनेगी, एक तो गिवन फैमिली, एक उसकी ऑर्थोगोनल फैमिली, वो दोनों हमेशा इंडिपेंडेंट होंगी, या ये कह सकते हो कि उन दोनों का जो बिहेवियर है वो पैरामीट्रिक कर्व की तरह का होगा, क्योंकि पैरामीट्रिक कर्व में u और v हमेशा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। पांचवा जो पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डबल फैमिली ऑफ कर्व। तो सिंगल फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर लिखा है मैंने, क्या था, PDU और प्लस Q dV इक्वल टू 0। अगर मैं इसका इस यानी कि P1 Q1 ले लेता हूं मैं, इस टाइप का, दो फैमिली को कब रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरी फैमिली ये ले ली मैंने, P2 DU
और प्लस Q2 dV इक्वल टू 0। तो ये दो फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, यानी दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इक्वल टू 0 तो इक्वेशन किस टाइप का आएगा, du स्क्वायर के कोफिशिएंट आएंगे, du dv के कोफिशिएंट आएंगे और dv स्क्वायर के कोफिशिएंट आएंगे। इस टाइप का बनेगा p du स्क्वायर प्लस 2q du dv प्लस r dv स्क्वायर, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और b स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन अगर मैं इसमें लगाऊं, b स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या होगा 4q स्क्वायर माइनस 4pr, और अगर मैं इक्वल टू 0 इसको रखूं इसका मतलब क्या होगा q स्क्वायर, या ग्रेटर देन 0 रखूं इसको ग्रेटर देन 0 तो q स्क्वायर माइनस pr क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो ये दो डिफरेंट फैमिली को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब q स्क्वायर माइनस pr इक्वल टू 0 हो। अगर इक्वल टू 0 हो तो दोनों फैमिली सेम होगी, कोइंसाइड करेंगी। अगर q स्क्वायर माइनस pr लेस देन 0 हो, उस केस में फैमिलीज कैसी मिलेंगी, इमेजिनरी। अगर ये कंडीशन होगी दो डिफरेंट फैमिलीज बन रही है, तब दोनों डिफरेंट फैमिलीज ऑर्थोगोनल कब होंगी, दोनों डिफरेंट फैमिलीज ऑर्थोगोनल कब होंगी, उसकी कंडीशन क्या है, वो ये कंडीशन है यहां पर जो लिखी हुई है ये कंडीशन। ठीक है, यहां पर डबल फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो फैमिली अगर डिस्टिंक्ट है और अगर वो दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, तब कंडीशन ये बनेगी ER माइनस 2FQ, PQ नहीं है ये FQ है, यहां पर इसको करेक्ट कर लेना, माइनस 2FQ, ठीक है, माइनस 2FQ और प्लस GP इक्वल टू 0, ये होगा। तो डबल फैमिली ऑफ कर्व के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन है। ठीक है, ये तो यहां पर इस लेक्चर में अब हमने ये फैमिली ऑफ कर्व भी यहां पर अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट है। इसके बाद एक दो छोटे छोटे लेक्चर और इसके बनेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के, क्योंकि आरपीएससी के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे हैं उसमें कर्व ऑन सरफेस चैप्टर में से पूरे में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीछे वाले पार्ट में से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसलिए जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आप इतना भी पढ़ें तो ये रहे कि आप सफिशिएंट हो जाएंगी चीजें। फिर अपन क्वेश्चंस भी इसके लेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस के भी कुछ लेक्चर्स लगाएंगे। ठीक है, तो वहां से आपको सारी चीजें मिलने की संभावना रहेगी। तो इसी तरह से आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो जो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।